बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, एंटीटेस्ट सीरीज़ में आज हम टेकअप करेंगे जिस टॉपिक को, वो है मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, उसमें इसके बेसिक आइडियाज़ को पहले डिस्कस करेंगे, इम्पल्स को डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे, जहां हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक टेबल फॉर्म में जो है कलेक्ट करेंगे और उससे कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम आता है मोमेंटम से रिलेटेड तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम डेली लाइफ में कुछ इस तरह भी यूज़ करते हैं कि जी अगर कोई टीम बहुत अच्छा खेल रही है तो हम कहते हैं जी द टीम हैज़ अ ग्रेटर मोमेंटम, इस टीम का मोमेंटम बहुत अच्छा है। यानी मोमेंटम से मुराद ये है कि जब कोई चीज़ किसी एक सर्टन मोशन में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही हो। एक तो हम इसको डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दूसरी डेफिनेशन इसकी होती है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। ये दोनों डेफिनेशन जो है वो आप मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है और वो मूव करते हुए किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड कर जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है तो वो मूव कर रहा है तो उसके पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है, तो जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स कोलाइड करेगा तो वो उसको सिर्फ अपनी वेलोसिटी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो उसको सिर्फ अपना मास ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो उसको एक और फिज़िकल क्वांटिटी ट्रांसफ़र करेगा जो बेसिकली उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, एंड दैट ट्रांसफ़र ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी विल बी नेम्ड एज मोमेंटम। हाँ, इसमें फिर सर्टन केसेस आ जाते हैं कि अगर दोनों मासेस एक जैसे हों तो फिर देयर इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ वेलोसिटी, लेकिन अगर दोनों मासेस एक जैसे ना हो तो फिर देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। एक तो ये बात हो गई कि मोमेंटम को आपने इस तरह समझना है कि जब दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं तो उनके दरमियान जो ट्रांसफ़र चीज़ होती है वो क्या है? मोमेंटम। अब कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो सकता है उसके लिए हम सबसे पहले तो फॉर्मूला पे आएंगे, P इज़ इक्वल टू mv। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके वेक्टर होने ही की वजह से ये बात याद रखें कि मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों में कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। वजह क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक वजह है। बाकी और रीजंस पे भी बात करेंगे। तो ये आपने इसका बेसिक फार्मूला याद रखना है, P इज़ इक्वल टू mv। इसका मोमेंटम का एनर्जी के साथ भी एक रिलेशन होता है, दैट P मोमेंटम इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो डेरिवेशन है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने एनर्जी और मोमेंटम वाले टॉपिक में जो है अच्छी तरह डिटेल से समझाए हुए हैं। तो यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें स्टूडेंट्स तो P इज़ इक्वल टू mv है, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड। इस यूनिट को न्यूटन सेकंड भी पढ़ा जाता है। तो जब आप मोमेंटम को SI यूनिट में डिनोट करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? न्यूटन सेकंड्स। और इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी? mLT-1। यहाँ तक होगी इसके यूनिट्स और डायमेंशन। फिर ग्राफिकल एनालिसिस में कुछ ग्राफ्स पूछे जाते हैं, रिलेशंस बिटवीन मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। तो बड़ी सिंपल से ग्राफ्स हैं इसके। P इज़ इक्वल टू mv इक्वेशन है। फ़र्ज़ करें अगर हम मास को कांस्टेंट कंसीडर कर लें स्टूडेंट्स तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट विद द कंडीशन दैट मास मस्ट बी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हुए मास इंक्रीज़ करें तो मोमेंटम प्योरली मास पे डिपेंडेंट होगा। सो मास इंक्रीज़ करेगा तो मोमेंटम भी लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, बशर्ते के जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अच्छा, मोस्ट केसेस में ये होता है कि मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है और मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है किसके? वेलोसिटी के। बट जब रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह के केसेस हों तो वहाँ पर मास इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है, जबकि वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो उसके साथ कांस्टेंट या इंक्रीजिंग दोनों पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब आती है बात कि अगर हम सिर्फ वेलोसिटी और मास का ग्राफ बनाएं तो देखें इसी इक्वेशन से अगर हम जनरेट करें दैट v इज़ इक्वल टू P ओवर m, तो वेलोसिटी ऑफ मास का रिलेशन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? इनवर्स। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट रहे
ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट रहे तो फिर वेलोसिटी और मास का इनवर्स रिलेशन होगा। ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जहन नशीन कर लें। जहाँ कहीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो, मिसाल के तौर पे आप एक बॉयल्स लॉ का ग्राफ पढ़ते हैं, पीवी ग्राफ, ऐसे ही होता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का आइसोथर्मल ग्राफ सेम यही होता है। तो एक बात अपने माइंड में बिठा लें, ट्रिक है कि हर वो दो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा ना, उनका ग्राफ स्टूडेंट्स इसी शेप में होगा, आइसोथर्मल जैसा। फिर यहाँ पर जो रिलेशन मैंने यूज़ किया P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, यहाँ से अगर हम एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन डिस्क्राइब करें तो वो बनता है P स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर मैंने डिटेल में अलग एक लेक्चर बनाया है, उसको आपने गौर से सुनना है, एनर्जी और मोमेंटम का। अब देखें, एनर्जी और मोमेंटम अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर्ड। तो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E एंड P, अच्छा यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ना रहे माइंड में। स्टूडेंट्स, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर्ड है। अगर मैं ग्राफ E और P स्क्वायर के दरमियान बनाऊंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर आ रहा है, यानी मैंने यहाँ पे P स्क्वायर ही प्लेस कर दिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ग्राफ बनाऊंगा, यानी यहाँ पे P के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर ग्राफ की शेप कुछ ऐसी होगी। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखें, E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा तो आपके पास एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी, यानी मोमेंटम के 2 गुना इंक्रीज़ करने से एनर्जी 4 गुना इंक्रीज़ करेगी, तो देयर विल बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये ग्राफ्स आपने अपने पास याद रखने हैं, जहन नशीन रखने हैं, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, इनवर्स रिलेशन का ग्राफ। फिर आते हैं मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वेरी सिंपली वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। उससे पहले इस फॉर्मूला को यूज़ करने का तरीका कि अगर ऑब्जेक्ट का मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी भी अगर एक कांस्टेंट है तो फिर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक 1000 kg की कार है और वो मूव कर रही है 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो देयर इज़ अ कांस्टेंट मोमेंटम विच इज़ 10,000 न्यूटन सेकेंड। ये उसका कांस्टेंट मोमेंटम है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट सिंपल, अगर वेलोसिटी चेंज हो स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी चेंज होगा। तो अब जो आपको मैं एक फार्मूला प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो बुक में भी रिटन है, उसके मैं एक सिंपल सी फॉर्म में समझाता हूँ कि सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। अच्छा, m और a को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो F इज इक्वल टू ma और m के बाद a को लिखा जा सकता है del v बाय del t। अब वेरी सिंपली आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट F इज इक्वल टू m del v बाय del t। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट m del v। अच्छा, यहाँ पर था सिर्फ mv, तो कांस्टेंट मोमेंटम, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो m del v का मतलब है del p, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को अच्छी तरह माइंड में बिठा लें कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, और बड़ी जगहों पर ये मोमेंटम के केसेस में यूज़ होता है। तो इसे हम कहते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि इफ़ देयर इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ से MCQ कैसे आता है स्टूडेंट, अगर आपके पास वर्ड रेट यूज़ हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो द आंसर वुड बी फोर्स। लेकिन यहीं से एक क्वांटिटी नहीं जनरेट होती। अगर हम टाइम को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स और जो टाइम है उसका प्रोडक्ट बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पल्स। ऑलराइट, तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। एवरी मूविंग बॉडी हैज़ इम्पल्स इफ इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग। तो डेल्टा P, ठीक है, जहाँ पर भी ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम आएगा
वहाँ पर इम्पल्स एक्शन में आएगा। इम्पल्स का कॉन्सेप्ट मोस्टली ड्यूरिंग कोलिजन्स लिया जाता है, जहाँ पर देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब अगर रेट का वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ चेंज का वर्ड यूज़ किया है, द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो देन रिमेंबर द चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू इम्पल्स। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स फोर्स, ओनली द चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पल्स। अब ये जो इम्पल्स है इसकी पूरी इक्वेशन क्या बन रही है, F मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू, ये जो डेल पी है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इजी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम है 5 न्यूटन सेकेंड, उसका मोमेंटम जो है वो हो जाता है 15 न्यूटन सेकेंड्स इन 3 सेकेंड्स। तो बताएं उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी। अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करना आना चाहिए। देखें, फाइनल मोमेंटम 15 लिख देंगे, इनिशियल मोमेंटम 5 लिख देंगे, तो 15 माइनस 5, फिर टाइम गिवन है 3 सेकेंड, तो 3 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाय 3, तो तकरीबन 3.3 न्यूटन जो है वो फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगी। ये तो हो गया इसका एक जनरल ओवरव्यू कि जो इम्पल्स है। ठीक है, अच्छा, यहीं से मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आपको लेकर जाऊंगा और यहीं से मैं आपको एक मज़े की चीज़ समझाता हूँ इम्पल्स में कि इम्पल्स का और फैक्टर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को चलाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके लिए मेंटली ये सोचना या ये करना क्यों आसान है कि आप बेड पर, फोम पर तो बड़ी आराम से जंप लगा सकते हैं, लेकिन आप उसी तरीके से लापरवाह से होकर फर्श पे जंप नहीं कर सकते? क्यों? आपको पता है कि आपको चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्या फिजिकल फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको गौर से सुने। इम्पल्स और टाइम ऑफ कोलिजन का क्या रिलेशन है? ये है फॉर्मूला दैट F मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसमें T क्या है? T है स्टूडेंट्स रिएक्शन टाइम, कि जब दो बॉडीज़ के दरमियान मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है तो वो रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब फोर्स कितनी तेज़ी से ट्रांसमिट होती है दो बॉडीज़ के दरमियान। इसके बारे में कॉन्सेप्ट याद रखें कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट फास्ट एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट स्लो। फास्ट का मतलब बहुत तेज़ी से फोर्स ट्रांसमिट होगी और ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स होगी। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट स्लोली, यानी इनका टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा, यानी फोर्स को ट्रांसमिट होने में टाइम लगेगा। सो नाउ सी, अगर आपके पास एक वुड ब्लॉक है, बड़ा सख्त सा लकड़ी का कोई ब्लॉक है, या कोई स्टोन है, या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, ईंट है फॉर एग्जांपल, आप अगर उस ईंट में किक मारेंगे तो आपको जो रिएक्शन है वो बहुत स्पीडीली वापस ट्रांसफ़र होगा। कितना? मतलब दे कुड बी अ टाइम, ये आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ कि बुक में मोमेंटम वाले पेज में साइड पे एक इन्फॉर्मेशन है कि वुड में हिट करेंगे तो आपका रिएक्शन टाइम 1/100 सेकेंड्स तक हो सकता है, यानी 0.01 सेकेंड्स के अंदर आपको रिएक्शन वापस ट्रांसमिट हो सकता है। जबकि एक फुटबॉल के अंदर अगर आप हिट करेंगे तो फुटबॉल चूँकि एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है तो इट्स रिएक्शन टाइम वुड बी स्लो, सो द रिएक्शन कुड बी 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। ऑलराइट, अच्छा, इन रिएक्शन टाइम्स को समझने के लिए हम एक बड़ी मज़े की मिसाल, एक एग्जांपल जो है कोट करते हैं। नाउ सी, फ़र्ज़ करेंगे एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स खड़ा हो गया और उसने जंप कर दिया है बिल्डिंग पे नीचे फर्श पर। अब करना ये है कि हमने इसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स, यानी जब ये ज़मीन से टकराएगा तो इस पर कितनी फ़ोर्स लगेगी हमें वो मालूम करनी, और यही फोर्स डिटरमिन करेगी कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, यानी डेथ वर्सेस लाइफ सिचुएशन पे आ जाते हैं। अब जब इसने जंप किया और ये हवा में हाईएस्ट पोजीशन पर है स्टूडेंट्स, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। लेट इट्स मास बी 50 kg। अब जब ये ग्राउंड पर टकराने वाला होगा तो टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला टॉपिक मेरा देखा हुआ है कि बॉटम पे थर्ड इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2gh। तो लेट के फाइनल वेलोसिटी इसकी बॉटम पर पहुंचने पे क्या होगी? √2gh, 2g को 10 सपोज कर लें और हाइट 20 मीटर है, तो आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर्स पर सेकेंड आपके पास लेट से इसकी फाइनल वेलोसिटी है।
अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा mvf, वो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 20, 1000 न्यूटन सेकेंड। अब हम डिस्कस करते हैं डेथ वर्सेस लाइफ सिचुएशन। देखें डेथ सिचुएशन क्या है कि अगर ये फर्श बहुत हार्ड है, संगमरमर से बना हुआ फर्श है या कोई टाइल्स लगी हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियसली हार्ड सरफेस है, इट विल रिएक्ट वेरी क्विकली, इन टाइम ऑफ कोलिजन कुड बी 1/100 सेकेंड। हम यही वैल्यू सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन लिखी, फाइनल मोमेंटम 1000 है, इनिशियल 0 है, तो फाइनल तय हुआ कि कितना चेंज ऑफ मोमेंटम आया 1000 न्यूटन सेकेंड्स का। अब अगर फर्श बहुत हार्ड है तो टाइम ऑफ कोलिजन कुड बी 1/100 सेकेंड्स। नाउ सी, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, 100 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके पास फोर्स लगेगी तकरीबन 10 लाख न्यूटन्स, 1 लाख न्यूटन बन रही है, ठीक है, 1 लाख न्यूटन फोर्स जो है वो उस बंदे पर एग्जर्ट होगी, तो इसका कुछ भी नहीं बचेगा। ऑलराइट, अब लाइफ सिचुएशन क्या है कि फॉर एग्जांपल इसके ये कार्रवाई करने से पहले 1122 वालों को पता चल गया और उन्होंने आके यहाँ पर एक बड़ा सा एयर बैग रख दिया। अब एयर बैग क्या है, जब ये शख्स इस पे गिरेगा तो एयर बैग नीचे को दबता चला जाएगा, हत्ता कि ये मैक्सिमम स्टिफ नहीं हो जाता। अब इसके नीचे दबने के दौरान टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। लेट्स से वही सारी कैलकुलेशन है, लेकिन अब जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो इतना ज़्यादा क्विक नहीं है। फ़र्ज़ करें कि इस एयर बैग को दबते दबते लेट्स से 2 सेकंड्स लग जाते हैं, तो अब सेकंड से फिर सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 उधर से आके डिवाइड होगा तो फोर्स कितनी रह जाएगी 500 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब आप किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पे लैंड करते हैं तो ग्रेटर टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिड्यूस कर देता है, और जब आप किसी हार्ड सरफेस पे लैंड करते हैं तो वहाँ पर स्मॉलर टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को इंक्रीज़ कर जाता है। अब स्पोर्ट्स में, गेम्स में देखें, क्रिकेट की मिसाल लेते हैं, बॉल भी हार्ड है, बैट भी हार्ड है। अब हार्ड बॉल में आप देखते हैं ज़रा सा फ्लिक ऑफ बैट जो है वो बॉल को कितनी दूर जो है वो भेज देता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें यही बॉल फ्लिक हुई है तो बहुत शॉर्टर टाइम में एक बहुत ग्रेटर फोर्स लग जाती, मतलब हार्ड बॉल में लगा हुआ जो छक्का है ना वो टेप बॉल में लगे हुए छक्के से बहुत दूर जाता है। वजह हार्ड सरफेस है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अब दूसरी तरफ जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करने लगता है, तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, वो बॉल को पकड़ के फ़ौरन हाथों को नीचे की तरफ या पीछे की तरफ खींचता है। उसकी वजह कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फोम नीचे की तरफ होकर टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देता है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जब भी कोई प्लेयर कैच करेगा तो वो जब बॉल बहुत तेज़ होगी ना तो उसको कैच करके अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लाएगा। इसी तरह आप अगर बेड पे जंप करेंगे तो जंपिंग की वजह से क्या होगा, आप फोम पे लैंड कर रहे हैं, टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा है। आप फर्श पे लैंड करेंगे तो कोलिजन टाइम कम होगा, टाइम जितना स्मॉलर होगा फोर्स उतनी ग्रेटर एक्सर्ट होगी। तो दैट्स हाउ वी डील विद इम्पल्स, कि इम्पल्स जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम चलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। स्टूडेंट्स, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। डेफिनेशन बुक में जैसे आप पढ़ते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, विल रिमेन कांस्टेंट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये रही आपके पास इक्वेशन F क्रॉस T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। इन शॉर्ट, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस पर कोई एक्सटर्नल, लेट इट बी द एक्सटर्नल फोर्स, एक्ट नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं सिलेंडर में, तो वो आपस में एक दूसरे से जितना मर्जी कोलाइड कर रहे हैं, बाहर से उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये सिस्टम क्या कंसीडर होगा, आइसोलेटेड कंसीडर होगा। अगर सिस्टम आइसोलेट हो स्टूडेंट्स तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लें या विद द पैसेज ऑफ सिचुएशन कर लें, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ इसी इक्वेशन से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो F एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। अब जब ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा तो ये माइनस टर्म इस तरफ लाके आप क्या कर सकते हैं, प्लस, विच वुड स्टेट दैट mvi मस्ट बी इक्वल टू mvf, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर है। यहाँ से
एक सिंपल सी डेफिनेशन फिर क्लियर होती है कि अगर फोर्स लगेगी तो देयर वुड बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम ऑनवर्ड जितने केसेस सपोज करने जा रहे हैं वो सारे के सारे आइसोलेटेड कंसीडर होंगे। अच्छा, अब इसमें वो इक्वेशन जो आपकी बुक में पूरे टॉपिक की डिराइव्ड इक्वेशन है कि एक बॉल जिसका मास m1 है और एक बॉल जिसका मास m2 है, बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वन की वेलोसिटी ज़्यादा और टू की कम है, लिहाजा ये कहीं ना कहीं क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। कोलिजन के दौरान क्या होगा कि मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, वन से किस में ट्रांसफ़र होगा, टू में। तो अब जब ट्रांसफ़र होगा तो वन की स्पीड कम रह जाएगी, टू की ज़्यादा हो जाएगी, बट इक्वेशन ये कहती है कि चूंकि सिस्टम आइसोलेटेड है तो सिस्टम का इनिशियल टोटल मोमेंटम, अब बड़ी आसान सी बातें, बॉल्स दो हैं तो दो इक्वेशंस, बॉल्स तीन हो जाएं तो तीन, बॉल्स चार हो जाएं तो चार, बॉल्स n हो जाएं तो n ऐसी टर्म्स बना के आपने ऐड कर देनी। अब इस बॉल का टकराने से पहले m1 v1 प्लस m2 v2 और टकराने के बाद m1 v1 डैश, ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, या नेक्स्ट वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को या आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन को जब आप बुक में फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पे अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन F इज इक्वल टू m/t इंटू वी। आई विल सजेस्ट कि आपने न्यूमेरिकल नंबर 5 इसके वजह से सॉल्व करना है। गन बुलेट एग्जाम्पल है, लेट इट बी द गन, गन का मास है कैपिटल M, ठीक है, और इसके अंदर जो बुलेट है, लेट से ये बुलेट है, तो बुलेट का मास है स्मॉल m। अब इनिशियली देखें बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 + 0, मतलब गन भी 0 बुलेट भी 0, तो मैं 0 लिख रहा हूँ। फाइनली जब बुलेट गन को लीव करती है, बुलेट इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। गन रिएक्शन में रिकॉइल करेगी, किस तरफ मूव करेगी, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। अब यहाँ पे अगली चीज़ समझें, हम कोलिजन के बाद या फायरिंग के बाद जो फाइनल मोमेंटम देख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं जी mv, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V और स्मॉल v इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। नाउ सी, जो बुलेट है वो जा रही है किस एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, गन किस तरफ जा रही है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। मैं बता चुका हूँ कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि हम गन के साथ क्या साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन की वजह से इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको मैं vg लिख देता हूँ, गन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ mv। तो वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करने की इक्वेशन बनेगी मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। ये वो इक्वेशन है स्टूडेंट्स जिसको मद्देनजर रखते हुए जो रियल गन्स हैं वो हैवी बनाई जाती, क्योंकि जितना मास ज़्यादा होगा गन का उतनी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, लिहाजा आप उसको शोल्डर से कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है। इसी इक्वेशन की बिना पर जो एक्सप्लोजन्स हैं उनको आप डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बॉम्ब है, वो अपनी जगह रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। लेट्स से आफ्टर एक्सप्लोजन इसके दो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अब एक फ्रेगमेंट पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो बॉम्ब का एक्सप्लोड होने से पहले भी मोमेंटम 0 था और बाद में भी मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि फिर इनका वेक्टर सम लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो अक्सर हम सोचते हैं कि जी बॉम्ब एक्सप्लोजन से पहले तो 0 रेस्ट पर है, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद तो उसके फ्रेगमेंट्स उड़ते हैं, तो याद रखें आप उन फ्रेगमेंट्स को सपोज कर लें कि वो फ्रेगमेंट्स वेक्टर डायरेक्शंस में जा रहे हैं। हर पॉजिटिव वेक्टर अपने ही एग्जैक्ट नेगेटिव वेक्टर से उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो किसी भी एक्सप्लोजन में जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिमिलरली आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 के एक स्प्रिंग से दो मासेस कनेक्टेड है, m1 और m2। अच्छा, इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो बोथ विल मूव, लेट दिस मूव विद वेलोसिटी v1, दिस विद वेलोसिटी v2। तो हम पहले तो इनका जनरल मोमेंटम लिख देते हैं कि आफ्टर जो रिलीजिंग है वो इनका मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2।
बट अगेन ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव। तो m1 v1 पॉजिटिव रहेगा, जबकि m2 v2 के साथ हम साइन क्या ले आएंगे, माइनस का। अब माइनस साइन दूसरी तरफ ले जाके हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सो फ्रॉम हेयर वी कैन मेक अ रिलेशन v1 बाय v2 is equal to m2 by m1. It simply shows that v is inversely proportional to mass if momentum remains constant. अब मैं आपको याद करवाता हूँ वो ग्राफ कि जब मैंने कहा था कि if momentum remains constant and we plot a graph between v and mass, तो ग्राफ की जो शेप होगी वो इनवर्स रिलेशन जैसी होगी। अब समझ रही बात कि जितना अब बड़ी आसान सी बात हो जाती। अब अगर ये जो मास m1 है फॉर एग्जांपल ये हैवियर होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो v1 वेलोसिटी है ये कम होना शुरू हो जाएगी। अगर दोनों के मासेस इक्वल हैं तो दोनों की रिलीजिंग वेलोसिटीज़ भी इक्वल होंगी, लेकिन अगर दोनों के मासेस इक्वल नहीं है तो दोनों की रिलीजिंग वेलोसिटीज़ भी इक्वल नहीं होंगी। ऑलराइट, तो ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी और मास का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। इसकी भी मैं एक मिसाल भी देता हूँ आपको। उससे पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ कि अगर इसी सिचुएशन के आपने एनर्जी इक्वेशन बनानी हो ना स्टूडेंट्स, यानी इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना हो, तो जब ये स्प्रिंग कंप्रेस था इसमें एनर्जी स्टोर्ड थी, तो ये वो एनर्जी है जो स्टोर्ड है। जब ये रिलीज होगा तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करना, वजह काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होती है। ये माइनस साइन का चक्कर आपने सिर्फ किस में यूज़ करना है, मोमेंटम में। तो अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स का हवाला देता हूँ, फिर हम इससे जो टेबल फॉर्म है उस पर आएंगे और सारी सिचुएशंस मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोलिजन केसेस में कुछ केसेस यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको उनकी इक्वेशंस बनाने का तरीका बताऊँगा, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस प्रॉब्लम को इन इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे केस 1 है, दो बॉल्स सेम डायरेक्शन में लेट्स से डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही, देन दे कोलाइड, और कोलिजन के बाद दे अटेन न्यू फाइनल वेलोसिटीज़। इक्वेशन कैसे बनानी है, इक्वेशन आपने ठीक बना ली तो आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा, चूँकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन इनकी इक्वेशन होगी m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन के बाद अगर जो वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं बट स्टिल दे आर मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश ये केस हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर आप इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का केस अप्लाई करके अगर उनकी इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे, तो अगर स्टूडेंट्स दोनों मासेस इक्वल होंगे, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 देन वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड। कैसे इंटरचेंज्ड, फ़र्ज़ करें ये मूव कर रही थी 10 और ये मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अगर मासेस इक्वल हैं तो आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड हो जाएगी 5 और इसकी स्पीड हो जाएगी 10, सच दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। तो दैट्स हाउ यू विल मेक द इक्वेशन, और इसी सिचुएशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का फर्स्ट केस। यानी केस 1 मोमेंटम के केस में भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इलास्टिक इन इलास्टिक केस में भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर सिचुएशन ये है कि बॉल 1 मूव कर रही है जबकि बॉल 2 रेस्ट पर है, ठीक है, तो अब क्या होगा, सेम वही केस, पहले तो इक्वेशन बना लें, m1 v1 प्लस 0 इक्वल्स टू, अब अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो बॉल 1 है वो टकराने के बाद किस पे आ जाएगी, रेस्ट पर, और बॉल 2 जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगी। तो यहीं पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन है उसके भी 2 केसेस यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड मैं उसके केसेस को जनरलाइज भी कर दूंगा। तो देखें, अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो वेलोसिटीज विल बी अगेन इंटरचेंज्ड, यानी अगर ये मूव करे 10 मीटर पर सेकेंड से तो ये वेलोसिटी 0 है। अगर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकेंड, बट इन अ केस इफ़ m1 इज़ इक्वल टू m2, अगर ये दोनों मासेस इक्वल नहीं है तो फिर कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ का इंटरचेंज नहीं होगा, वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। फिर
अगर दो बॉल्स एक डायरेक्शन में मूव करती और मूव करने के बाद जब कोलाइड करती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि एक ट्रक एक स्टेशनरी कार से आके कोलाइड करता है और फिर उसको घसीटता हुआ आगे की तरफ ले जाता है, यानी स्टिकिंग टुगेदर हो जाता है। अच्छा याद रखें स्टूडेंट, जहाँ भी ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर कंडीशन में आ जाए वो इन इलास्टिक कोलिजन का केस होता है, इलास्टिक का नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों कोलिजन्स में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या इक्वेशन बनेगी, दोनों मूव कर रहे हैं अलग अलग, m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों एक साथ मूव करने लगे हैं तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन, इसे कॉमन वेलोसिटी केस कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी है तो अब यहाँ पर m1 प्लस m2 इंटू v, तो ये फाइनल वेलोसिटी है जिसे आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इनिशियली स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी ज़ीरो है, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 8 में भी है कि ट्रक मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकंड और उसका जो मास है वो 2500 kg है। कार की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है जबकि उसका मास 1000 kg है। ठीक है, ये डाटा सर आपने न्यूमेरिकल नंबर 8 से देख लेना है। टकराने के बाद ट्रक जो है वो कार को अपने साथ अटैच करके आगे मूव कर रहा है, तो आप उसकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करें। तो वेरी सिंपल, चूँकि अब गाड़ी रेस्ट पर है, अगले केस में क्या होगा, m1 v1 प्लस ज़ीरो हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू v। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, क्या आप लिख सकते हैं, v कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू v1। ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल का डायरेक्ट। अगर आप उसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो कोशिश करें फिर इसको मेमोराइज करें। अब अगले केसेस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह कुछ केसेस, जैसे ये केस है जो बुक एग्जाम्पल में, जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड होता है ना, उसके फ़ौरन बाद एक एग्जाम्पल है, उसमें ये केस डिस्कस हुआ है। अगर दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, पहले था दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, फ़र्ज़ करेंगे एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और कोलाइड करके फिर एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, तो बिफोर कोलिजन ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, आफ्टर कोलिजन ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं विद द वेलोसिटी v1 डैश एंड v2 डैश। तो इनकी पहले तो अगर इक्वेशन ठीक लिख ली ना, मैं फिर कह रहा हूँ, तो आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखें इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, m1 v1 माइनस m2 v2। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है आफ्टर कोलिजन। अब टकराने के बाद बॉल 1 नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है तो माइनस m1 v1 डैश, और बॉल 2 पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो प्लस m2 v2 डैश। ये इक्वेशन यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आप अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपका 100% एग्जैक्ट आंसर आएगा। और ये इक्वेशन याद रखनी है, मतलब हर दफ़ा यही बात नहीं होती है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यू हैव टू सी द सिनेरियो। अब इसी तरह अगर सिचुएशन ये हो जाए कि दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव तो कर रही हैं, लेकिन मूव टकराने के बाद ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, दे स्टिक टुगेदर। अच्छा, जुड़ जाएंगी तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करेंगी? बहुत आसान सा रूल है, अगर m1 मोमेंटम इक्वल्स टू या m1 v1 मोमेंटम यानी बॉल 1 का मोमेंटम 2 से ग्रेटर है, यानी यूँ कह लें कि p1 इज़ ग्रेटर देन p2, तो फिर p1 की मर्ज़ी चलेगी और फिर p1 जिस डायरेक्शन में होगा बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर केस उलट है कि p2 मोमेंटम p1 से ज़्यादा है तो जिस डायरेक्शन में बॉल 2 मूव कर रही है स्टिकिंग के बाद ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी m1 v1 माइनस m2 v2। अब जुड़ने के मैंने क्या बताया था, m1 प्लस m2 मास को इकट्ठा कर देना है और कॉमन वेलोसिटी। अब इसके साथ प्लस साइन ही रहेगा क्योंकि ये भी मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जबकि यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बट यू विल गेट अ नेगेटिव साइन हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमन वेलोसिटीज़ के केसेस जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोलिजन केसेस हो गए। ठीक है, अब मैं आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के चारों केसेस को समराइज़ करके दूंगा और यहाँ पर हमारा मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी सिनेरियो में हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स का फैक्टर भी देखते हैं। सबसे पहले तो
इलास्टिक कोलिजन वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहें, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड अदर फ्रिक्शनल लॉसेस। स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की आखिरी दो इक्वेशंस जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। V1 डैश 1 - 2 याद रख लें और यहाँ पे 2m2। V2 डैश में 2m1 है और m2 - m1 है, ये ऊपर वाले फैक्टर्स याद रख लें। अब देखें, ये पूरा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये पूरी डेरिवेशन है, डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। केस नंबर 1 इसका जो है कि दो मासेस जो इक्वल हैं, यानी m भी आप उसको कह सकते हैं, दो बॉल्स हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, टकराने के बाद क्या होगी V1 डैश वेलोसिटी, क्या होगी V2 डैश वेलोसिटी। एक तो मैं आपको मोमेंटम के थ्रू इक्वेशन बता चुका कि वो इक्वेशन आप लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसमें आपको तीन चीज़ें गिवन हो तो आप कोई एक पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट V1 डैश या V2 डैश का आंसर निकालना है तो होता ही है स्टूडेंट्स के इलास्टिक कोलिजन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई करते हैं, जिस वजह से हमें दो फाइनल इक्वेशंस मिलती हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं V1 डैश के और V2 डैश के। तो हाउ वी कैन फाइंड इट, इक्वेशंस में यही यूज़ करूँगा लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चले जाएंगे हम। अब टकराने के बाद V1 डैश क्या है और V2 डैश क्या है, जबकि दोनों मासेस इक्वल हैं। तो पहले हम V1 डैश फाइंड करते हैं। अब देखें, m1 और m2 की जगह अगर हम m लिखेंगे तो m - m क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो ये बनेगा 2m डिवाइडेड बाय 2m इंटू V2। तो स्टूडेंट्स V1 डैश किसके इक्वल आ गया है, V2 के। अब यहीं पे रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं V2 डैश, यानी V2 डैश किसकी कितनी वैल्यू रखेगी, 2m ओवर m प्लस m, ये हो जाएगा 2m बाय 2m इंटू V1 प्लस m माइनस m क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास V2 डैश किसके इक्वल आ गया, V1 के। अब वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, इजंट इट लाइक इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या केस हो गया, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को मैं यहाँ पर केस 2 में चेंज कर रहा हूँ बाय मेकिंग अ सिंपल चेंजिंग कि जो V2 है लेट से वो इनिशियली 0 है। अब कोलिजन के बाद क्या होगा V1 डैश, क्या होगा V2 डैश। तो नाउ लुक एट द सिचुएशन कि V1 डैश देखें V2 है 0, तो स्टूडेंट ये फैक्टर 0 पहले लिख देता हूँ, प्लस m1 इक्वल्स टू m2 है, तो m माइनस m क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल टकराने के बाद किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। इट मीन्स कि द बॉल वन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी 0। अब V2 डैश चेक करते हैं। तो V2 डैश के लिए देखें V2 0 है, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर 0 प्लस 2m बाय 2m इंटू V1, तो V2 डैश इज इक्वल टू V1, V2 डैश इज इक्वल टू V1। अगेन क्या केस आ रहा है, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज। तो अगर m1 इक्वल्स टू m2 है स्टूडेंट्स, तो रिमेंबर V1 डैश का आंसर इक्वल्स टू V2 होगा और V2 डैश का आंसर इक्वल्स टू V1 हो जाएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं हम केस नंबर 3 और 4 पे। स्टूडेंट्स अब आ जाएं ज़रा केस 3 पर, जहाँ पर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड करने जा रहा है एक बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट से जो इनिशियली रेस्ट पर है। फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ी ट्रेन है और उस ट्रेन के सामने कोई बहुत सा एक लाइटर सा मास, कोई डब्बा सा पड़ा हुआ है सामने,
तो ये ट्रेन जब इस लाइटर मास से टकराएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस ट्रेन की स्पीड पर, क्या फ़र्क पड़ेगा इस पॉइंट मास की स्पीड पर अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो। कंसिडरेशन ये है कि V2 0 है जबकि M2 भी 0 है अप्रॉक्सीमेटली, यानी इतना कम मास है, हम यूँ कहते हैं कि M1 इज़ दैट मच ग्रेटर देन M2 दैट M2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो टकराने के बाद बॉल 1 की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पहले हम फाइंड करेंगे V1 डैश। अच्छा V1 डैश में सिचुएशन देख लें, V2 0 है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, M2 0 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे M1 माइनस 0 M1 प्लस 0 इंटू V1, तो V1 डैश कम्स आउट टू बी V1। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी अगर शुरू में इसकी वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकंड है तो आफ्टर कोलिजन भी स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी, यानी इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा इस स्मॉलर बॉल पे इसको टक्कर लगने के बाद, चूँकि टक्कर लगने से पहले तो ये रेस्ट पर है लेकिन टक्कर लगने के बाद तो रेस्ट पे नहीं रहेगी, तो वी विल हैव टू फाइंड V2 डैश। अब V2 डैश पे आ जाए तो V2 यानी इनिशियल सेकंड वेलोसिटी 0 है तो ये 0 लिख दिया, 2m1 डिवाइडेड बाय m1, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू V1। m2 चूँकि 0 है इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो V2 डैश कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ V1। इसका मतलब कि अगर ये पहले वेलोसिटी 100 थी ना तो ये स्मॉलर बॉल 200 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगी। सो थर्ड केस में याद रखना है कि अगर कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट से इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो खुद उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि लाइटर ऑब्जेक्ट पहले से यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से मूव करेगा। केस 3 हो गया। अब आते हैं केस 4 पे। वेरी लाइटर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद द वेरी हैवी ऑब्जेक्ट विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गेंद दीवार में मार दें, क्या होगा, दीवार कहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो दीवार की पहले भी वेलोसिटी 0 है तो मेरे ख्याल में दीवार की बाद में भी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, लेकिन बॉल की वेलोसिटी अगर पहले V1 है तो टकरा के इस बॉल ने वापस आना है तो ये -V1 होना चाहिए। अब इसी को हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कुछ कंडीशंस के साथ करते हैं कि M2 इज़ दैट मच ग्रेटर देन M1 दैट M1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो टक्कर लगेगी, टकराने के बाद क्या होगी वेलोसिटी V1 डैश। अब V1 डैश फाइंड करना है, चूँकि V2 0 है तो V2 0 होने की वजह से ये फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर M1 माइनस M2 यानी 0 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस M2 इंटू V1। तो अब देखें V1 डैश का आंसर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है -V1। तो यही हमारा आइडिया था कि बॉल ने टकरा के वापस आना है तो बॉल की वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और दीवार ने रेस्ट पे रहना है तो V2 डैश फाइंड करते हैं। अब V2 डैश, ये V2 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, 2m1। अच्छा अब 2 और m1 भी क्या है 0, तो आगे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, V2 डैश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दीवार पहले भी रेस्ट पर थी, दीवार बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगी, तो अगर कोई बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट किसी हैवियर ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो वो टकरा के वापस पलट जाएगा, जबकि हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा अपनी जगह रेस्ट पर। अब मैं ये सारे चारों केसेस की इन्फॉर्मेशन आपको एक टेबल में जो है वो एक्यूमुलेट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा लेक्चर हो जाएगा फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो वो टेबल आप देख लें। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। टेबल को सारा अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आप सारे केसेस वेरीफाई कर लें। केस है 1 2 3 4, वेलोसिटी V1 V2 इनिशियल वेलोसिटीज़, मासेस M1 M2 एंड फाइनल वेलोसिटीज़, यानी ये रिजल्ट सारे एक्यूमुलेट किए हैं। तो केस 1 क्या था, दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी विद वेलोसिटीज़ V1 V2, दोनों के मासेस एक जैसे थे, टकराने के बाद वेलोसिटीज़ क्या हो गई, इंटरचेंज होगी, V1 डैश V2 के इक्वल और V2 डैश V1 के इक्वल आ गया।
सेकंड केस में जो बॉल 2 थी वो रेस्ट पर थी, मासेस सेम थे, द केस वुड बी सेम, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, 1 को 0 वेलोसिटी और 2 को फर्स्ट वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। थर्ड केस में बहुत हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर से कोलाइड करता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पहले भी वेलोसिटी v1 थी, बाद में भी v1 है, लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट के पहले वेलोसिटी 0 थी, लेकिन टकराने के बाद डबल ऑफ वेलोसिटी से मूव करता है। फिर फोर्थ केस में एक लाइटर ऑब्जेक्ट हैवियर से कोलाइड करता है जो कि इनिशियली रेस्ट पर था, तो देखें टकराने से पहले भी उसकी स्पीड 0 थी, टकराने के बाद भी 0 है, लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो टकराने के बाद वापस रिवर्स होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी -v1 आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स तमाम लेक्चर हमारा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, तो जो आप प्रैक्टिस मटेरियल है उसमें से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।